हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 1921 में एक ड्रामा किया जाता है जिसका नाम RUR था और वह जो ड्रामा होता है पहली बार एक रोबोट के बारे में होता है, यानी कि एक परिकल्पना होती है जो पहली बार की जाती है कि रोबोट भी हमारी दुनिया में रह सकते हैं और वह जो ड्रामा होता है वह इसी पे आधारित होता है। जैसे आज हम मूवी देखते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जो मूवी बनते हैं एलियन पे बनते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसी मूवी रही होगी जिसने पहली बार एलियन के बारे में दिखाया होगा, पहली बार कोई ड्रामा रहा होगा जिसने एलियन के बारे में बात की होगी। तो वैसे दुनिया में जो रोबोट के बारे में पहला शब्द निकल के आया, जो पहली कल्पना निकल के आई, वो इसी ड्रामा से निकल के आई, जो कि साल 1921 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कार्ल कैपेक के द्वारा यह किया गया था, जिसका नाम क्या था? RUR, यानी कि रोसम यूनिवर्सल रोबोट के नाम से यह किया गया था। रोबोट का मतलब दोस्तों यह था कि कोई ऐसी मशीन की चीज हो जो कि एक तरीके से गुलाम हो, ठीक है। वही अवधारणा आप देखेंगे यहां पे दिखाया गया है। लेकिन उस दौरान दुनिया ने यह कभी नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में जो कल्पना किया जा रहा है, जिसके बारे में बातें की जा रही हैं, वो सच में आने वाले वक्त में हो सकता है। फिर क्या होता है? फिर आता है 1924 और यहां पे आप देखेंगे एक राइटर होते हैं जिनका नाम होता है इजाक एसिमोव, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखी होती है जो शॉर्ट स्टोरी होती है, LIAR, लायर करके होता है। और इस किताब में पहली बार ये आर्टिकल में अपने ये लिखते हैं रोबोट के बारे में, रोबोट की कल्पना करते हैं, रोबोट के बारे में जानकारी देते हैं और रोबोट की एक कहानी लिखते हैं। इससे दुनिया फिर यही समझती है कि ये एक परिकल्पना है, ऐसी चीज आने में अभी बहुत साल है, पता नहीं लाखों साल लग सकते हैं, हजारों साल लग सकते हैं। दुनिया ने ये क्या किया था? कल्पना किया था। फिर क्या होता है दोस्तों? फिर यहां पे अगर आप देखेंगे 1954 आता है। 1954 में जॉर्ज जो डेविल होते हैं ये पहली बार क्या करते हैं? एक रियल रोबोट बनाते हैं। पहली बार ये होता है कि जब ये क्या करते हैं, एक रियल रोबोट बनाते हैं और वो जो रोबोट था वो चल सकता था, वो थोड़ा बहुत काम कर सकता था। हेनरी फोर्ड के टाइम में दोस्तों आपने देखा होगा कि जब उन्होंने गाड़ियों जो गाड़ी थी उनकी फर्स्ट टाइम जो असेंबली लाइन था, आप देखेंगे तो हेनरी फोर्ड ने ही बनाया था। तो वो जो असेंबली लाइन था वो भी अपने आप में हम कह सकते हैं रोबोटिक तौर पे था, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था जो सच में एक ऑटोमेशन के फॉर्म में हो, ऑटोमेटेड हो। क्योंकि उसमें भी आप देखेंगे जो असेंबली लाइन उस टाइम पे था उसमें हजारों लोग लगते थे, लाखों लोग लगते थे उस कंपनी में काम करने के लिए। लेकिन ये पहली बार ऐसा था 1954 में जॉर्ज डेविल ने जो चीज बनाई थी वो सच में अपने आप में क्या था? ऑटोमेटेड था। देखिए जो गाड़ी है अगर हम उसे क्या करते हैं, हाथ से पिन करके छोड़ते हैं फिर वो कुछ दूर तक जाती है, यानी कि वो पूरी तरीके से ऑटोमेटेड नहीं है। लेकिन वही गाड़ी जो आप रिमोट से कंट्रोल करते हैं वो एक तरीके से ऑटोमेटेड है। तो यहां पे भी जो रोबोट इन्होंने बनाया 1954 में ये काफी हद तक ऑटोमेटेड था, काफी हद तक दूर से इसे कंट्रोल किया जा सकता था। और इसी वजह से जो पहला रोबोट आया, ठीक है, 1954 में आया। हालांकि 1954 से पहले 1950 में भी कई ट्रायल हो चुके थे, कई रोबोट पे काम किया जा चुका था, लेकिन वो रोबोट इफेक्टिव नहीं थे। यानी कि उन रोबोट का ना तो कोई यूज था ना तो हम उन्हें ला सकते थे, इसीलिए उन्हें प्रॉपर रोबोट नहीं कहा गया। लेकिन 1954 में जॉर्ज डेविल ने क्या किया? जो रोबोट बनाया वो यूजफुल था, उन्हें हम यूज में ला सकते थे, इसीलिए, ठीक है, ये जो पहला रोबोट था 1954 में आया था। लेकिन इस रोबोट में प्रॉब्लम क्या थी? ये जो रोबोट था वो पूरी तरीके से मार्केट में जाने लायक नहीं था। यानी कि आपने एक चीज बना ली, ठीक है, लेकिन वो अच्छा भी है, लोग जानते भी हैं, लेकिन लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोग उसे अपने रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो इंडस्ट्री है उसे अपनी लाइफ में यूज नहीं कर सकती है। तो ये इसके साथ समस्या थी और इसीलिए इनकी मुलाकात होती है आज के टाइम में, जिसे फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर है, फादर जैसे इलेक्ट्रिसिटी को मतलब बोला जाता है, एडिसन ने पैदा किया था, टेस्ला ने पैदा किया था। तो वैसे जो फादर ऑफ रोबोटिक्स जिन्हें बोला जाता है आज के टाइम में, उनका नाम था जोसेफ एल्बर्ग, ठीक है। तो 1960 में क्या होता है कि तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जोसेफ थे और जॉर्ज डेविल, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? यहां पे कंपनी शुरू करी जिसका नाम था यूनिमेशन रोबोट करके था। अब पहली बार क्या था दोस्तों? पूरी दुनिया को ऐसे रोबोट मिलने वाले थे जो कि ऑटोमेटेड थे। जैसे यहां पे नाम भी है यूनिमेशन, मतलब आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिक है ये जो रोबोट हैं और पूरी तरीके से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये रोबोट बनाने लगे जिसका यूज इंडस्ट्रियलाइज लेवल पे होने लगा। अगर आज की हम दोस्तों बात करें, ठीक है, तो जैसे टेस्ला कंपनी है, आप देखेंगे वो लोग भी ह्यूमनॉइड रोबोट ला रहे हैं।
वो बहुत बड़ा फ्यूचर है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, जैसे घर का काम करना हुआ तो लोग उसके लिए क्या करते हैं, लोगों को रखते हैं। घर का खाना बनाना हुआ तो लोगों को रखते हैं, तो उसमें उनका बहुत खर्चा जाता है। खेती करना हुआ तो खुद जाके करते हैं, जिसमें लाभ कम है। लेकिन अगर एक रोबोट काम करे वो चीज, और जिसमें कि एक बार उन्होंने रोबोट का पैसा दे दिया, 50-60 हजार जो भी है, 20,000, 30,000 या 1 लाख, लेकिन कई साल तक वो उनका काम करता रहेगा। तो जो खेती का काम है जिसमें एफिशिएंसी भी कम है, वो एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो इसीलिए आप देखेंगे जैसे टेस्ला हुए से बहुत सारी कंपनियां इसके बारे में सोच रही हैं। तो उसी टाइप का यहाँ पे जो यूनिमेशन शुरू किया गया, इसका भी काम यही था कि ये क्या करे, जो कंपनी है उनका जो काम है उसको आसान किया जाए। हालांकि उस टाइम पे ऐसे रोबोट तो नहीं बना सकते थे जो हर काम को कर ले, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि घर का काम करने के लिए, ये सब चीजों करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एआई की नीड होगी। एआई की नीड की होगी ताकि वो जो रोबोट हो हर काम को खुद समझ सके। ऐसा ना हो कि घर में कोई सामने से आए उसको गिरा दे, ठीक है, खेत में कुछ हो गया उसको गिरा दे, ठीक है, खेत में अगर उन्हें काम करना है तो उनके पास सेंसर हो, डाटा उनके पास, ये इस चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, इसको बचाना है, इस सीट को नुकसान नहीं, इसको बचाना है। तो वो उस टाइम पे डेटा नहीं था। लेकिन उस टाइम पे अगर देखा जाए तो ये भी एक तरीके से जो कंपनी थी उनके लिए काम कर रहे थे। जो कंपनी थी उनको असेंबली लाइन बनाने में हेल्प कर रहे थे, उनको रोबोट दे रहे थे। आप देखेंगे जैसे जो जापान की कंपनी है, जो टाटा कंपनी है, ये लोग क्या करते हैं, रोबोट होते हैं क्योंकि गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग में उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि गाड़ियों को बनाने में बहुत ज्यादा मैन पावर की नीड होती है, अब बहुत तेज बनाना होता है। अगर रोबोट ना हो तो इतनी तेज बन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो असेंबली लाइन आई वो इन्हीं की देन थी, क्योंकि उस टाइम पे जो रोबोट आने लगे काफी हाई टेक के आने लगे। और उसी दौरान जब ये लगातार रोबोट बना रहे थे तो 1980 में ये पहली बार एक रोबोट लाते हैं जिसका नाम होता है पूमा। तो पूमा होता है वो क्या होता है, अभी तक जो रोबोट थे वो सिंगल काम कर रहे थे, मतलब किसी ने उठाया काम किया, रखा, उठाया इतना ही काम करते थे। लेकिन 1980 में जो रोबोट आया उसका नाम था प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन, ठीक है। सीएनसी मशीन अगर आप देखेंगे, मतलब बहुत से लोगों को सीएनसी मशीन के बारे में नहीं पता होगा। जो मशीन कंपनियों में लगती है उनको क्या किया जाता है, एक तरीके से प्रोग्राम कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें डेटा होता है, उसमें जो सामने वाली कंपनी जिसको काम कराना है वो क्या करेंगे, उसको कुछ डेटा दे देंगे, मतलब फिगर दे देंगे, वो ऑटोमेटिक पूरा काम वो कई घंटे तक करते करते उसको कर देती है। यहां तक कि अब जो रोबोट आते हैं, जैसे मंगल ग्रह पे जो रोबोट भेजे जा रहे हैं, जैसे सोफिया हुए, तो ये सब जो रोबोट है इनको क्या किया गया है, प्रोग्राम किया गया है। इनके अंदर सारा इक्विपमेंट है, लेकिन मेन गेम इसमें है प्रोग्राम का। तो यहां पे 1980 में जो पहला रोबोट बना जो प्रोग्राम बेस्ड था, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई थी, और उसका नाम था पूमा। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो असेंबली लाइन हुई ये बहुत फास्ट हो गई। मतलब जो असेंबली लाइन इससे पहले ऑटोमेटेड नहीं थी, पूरी तरीके से ऑटोमेटेड नहीं थी, प्रोग्राम बेस्ड नहीं थी, उसके बाद क्या हुआ कि ये प्रोग्राम बेस्ड होने लगा। आज देखेंगे जो जापान की कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, जो बहुत तेजी से गाड़ियां बनाती हैं, इनके बिना ये नहीं बना सकती हैं। तो जो आज गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होती है इतनी सस्ती हमें मिल जाती हैं, अगर ये नहीं होता तो करोड़ों की होते, वही गाड़ियां करोड़ की होती, बहुत ज्यादा ये महंगे होते। अब अगर दोस्तों हम देखें तो जब ये आया, पूमा जब आया, तो इसके बाद बहुत सारे लोगों के सामने एक रास्ता दिखा कि हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू, बहुत सारे ऐसे रोबोट बना सकते हैं जो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सके। जैसे कि आप देखेंगे बहुत जगह खुदाई होती है, माइनिंग होता है, तो वहां पे बहुत खतरा होता है जान जाने का, कहां से पत्थर टूट जाए। तो वहां पे भी आप देखेंगे रोबोट का यूज किया जाता है। बहुत सारी कंपनियों में ऐसे काम के लिए रोबोट का यूज किया जाता है जहां पे पहले इंसान काम करते थे, जहां पे खतरा होता था इन सब चीज के लिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मिस्टर आरोस भी 1980 के आसपास ही आया था, जो फर्स्ट सेंसर बेस्ड आर्क वेल्डिंग रोबोट था, ठीक है। सेंसर बेस्ड से क्या हुआ, यानी कि जो रोबोट था, मान लिया आपने डाटा भेजा है, उसके बाद डाटा है, लेकिन उस डाटा को पहचानेगा कैसे, कि जैसे सेंसर बेस्ड क्या है कि वो देख पाएगा सामने क्या चीज है, यानी कि वो देख सकता था। पहली बार ऐसा रोबोट था, जैसे आपने चिट्ठी को देखा था वैसा ही पहला रोबोट था जो कि चीजों को देख सकता था, उसको सेंस कर सकता था, ठीक है। उसमें सेंसर का यूज किया गया था। तो ये यहाँ पे पहला रोबोट था। उसके बाद क्या हुआ, जब पूमा आने के बाद धीरे धीरे और विकास हुआ। आप देखेंगे 2003 में, ठीक है, जो मार्स पे जो रोवर भेजे गए थे, तो उसमें से एक स्पिरिट था, अपॉर्चुनिटी थी। तो ये भी क्या थे, पूरी तरीके से प्रोग्रामेबल रोबोट थे जो पहली बार वहां पे भेजे गए, ठीक है। 2011 में आप देखेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट बनाए जाने लगे। हालांकि जो ये रोबोट थे, अगर हम देखा जाए तो प्रॉफिट के तौर पे, बिजनेस के तौर पे अभी तक ये नहीं आ पाए हैं। क्यों नहीं आ पाए हैं, इसका सिर्फ यही एक रीजन है कि कंपनी तक ये क्या है, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि कंपनियों के पास बहुत पैसा होता है, वो निवेश कर सकती हैं। लेकिन घरेलू तौर पे अभी तक रोबोट नहीं आए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहला है कि रोबोट से खतरा, ठीक है, और दूसरा ये है
कि अभी रोबोट को लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उतना सस्ता नहीं बनाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रोबोट के 3 नियम हैं। 3 नियम इन्हीं रोबोट को देखते हुए बनाए गए थे ताकि आने वाले वक्त में कभी भी रोबोट क्या हो, हमारे ऊपर कब्जा ना कर सके, इसीलिए 3 नियम बनाए गए। पहला नियम यह था कि कोई भी रोबोट किसी इंसान को नहीं मार सकता है, कभी भी किसी इंसान को चोटिल नहीं कर सकता है। दूसरा नियम यह था कि किसी भी रोबोट को मतलब जो इंसान बनाएगा, जो उसको प्रोग्राम दिया जाएगा, वो रोबोट को मानना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा नियम यह था कि कोई भी रोबोट को कोई मार नहीं सकता है, ठीक है। मतलब यहां पे अगर देखेंगे आप, जो नियम बनाए गए हैं कि रोबोट कभी भी किसी को टच नहीं कर सकता है, ठीक है। रोबोट को भले कोई ना मारे, लेकिन रोबोट किसी भी कीमत पे किसी को भी नहीं मारेगा, ठीक है। तो ये नियम बनाएंगे ताकि रोबोट कल को फ्यूचर में आने के बाद किसी पे कब्जा ना कर सके, ठीक है। अब अगर दोस्तों यहां पे अगर देखेंगे, जो प्रेजेंट की हम बात करें, तो आप देखेंगे सोफिया हुए, व्योमित्र हुए, रोबोट हुए, जो किरोबो रोबोट है जो अपने आप को एस्ट्रोफिजिक्स कहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रोबोट बनाए जाने लगे हैं। सऊदी अरबिया में आप देखेंगे, ठीक है, तो वहां में भी रोबोट बनाए जाने लगे हैं, ठीक है। अब तो रोबोटों को एक तरीके से देखा जाए कि सिटीजनशिप भी दी जाती है। तो यहां पे अगर हम दोस्तों इंडिया की बात करें तो IFR, इंडिया फर्स्ट रोबोट है जो करके है, ये इससे पहला संग्रहालय बनाया था अहमदाबाद में, जहां पे आप रोबोटों के बारे में जान सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं, वो सब जो नए नए रोबोट बने थे उन सब के बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे लोग जाते भी हैं, ठीक है। पटना में भी आप देखेंगे तो रोबोट का काफी विकास हो रहा है। तो मेडी रोबो करके बनाया गया है, ठीक है। ये भी काफी सारे लैंग्वेज बोल पाती है, इंग्लिश, भोजपुरी, हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका विकास हुआ। तो आप देखेंगे जो रोबोट का विकास हुआ, ठीक है, 1950 से लेके यहां तक अभी हुआ है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे दोस्तों हर जगह आपको रोबोट मिलेंगे। लोगों को यह लगता है कि हम क्या हैं कि अभी रोबोटिक्स दुनिया आने वाली है, आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि हम रोबोटिक्स दुनिया में जी रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर हम अपने चारों तरफ एक बार नजर उठा के देखें तो हमारे चारों तरफ आज ऐसी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। अगर हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पे रोबोट्स मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। अगर हम अपने आसपास देखें, जो ड्रोन है, जो ऑटोमेटेड ड्रोन है, जिसको प्रोग्राम किया गया है, वो भी एक तरीके से रोबोट है, ठीक है। हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटेड हैं, वो भी क्या है, रोबोट हैं। तो हम रोबोटिक दुनिया में हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हम रोबोटिक दुनिया में नहीं हैं। जैसे युद्ध जब शुरू होता है तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में जब इतिहास लिखा जाता है तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से ये युद्ध लिखा गया था, जहां से पहली बार शुरुआत हुई थी। जैसे अगर हम इस टाइम पे हम देखें कि अभी रसिया यूक्रेन का हुआ, फिर ये 2-3 साल से सब चल रहा है, तो हमें लग रहा है अभी वर्ल्ड वॉर 3 आएगा। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 3 आ जाएगा, जब सब सारे देश शामिल हो जाएंगे, तो हमें लगेगा अब शुरू हुआ। लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि शुरुआत कहां से हुई, रसिया और यूक्रेन से। तो वैसे अगर आज हम देखें तो हम रोबोटिक दुनिया में जी रहे हैं, हमारे चारों तरफ रोबोट हैं। आप देखेंगे बहुत सारे टाइप के रोबोट होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट हुए जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। मोटर सेंसिंग रोबोट हुए जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ड्रोन हुआ, ये सब रोबोट्स हुए। बहुत सारे रोबोट ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे फैक्ट्री में काम करते हैं। 3D प्रिंटर भी अपने आप में रोबोट है जो काम करता है। और वही 3D प्रिंटर आप देखेंगे आज के टाइम में मेडिकल फील्ड में भी काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं। जो आई की सर्जरी होती है, आंखों की सर्जरी होती है, उसमें भी जो रोबोट हैं लगातार काम करते हैं। वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो बहुत इफेक्टिव काम कर पाते हैं। कभी कभी ऐसी चीजें भी निकल के आती हैं कि रोबोट ऑपरेशंस कर रहे थे लेकिन उन्होंने पेट में छेद कर दिया, आंखों में छेद कर दिया। तो कभी कभार घटनाएं होती हैं, और ऐसी घटनाएं इंसानों से भी होती हैं। इंसानों से भी ये गलतियां होती हैं जब डॉक्टर ऑपरेशंस करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में जो रोबोट्स हैं वो लगातार विस्तार कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट अभी तक हमारी जिंदगी में नहीं आया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वो प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री है, जो अब जैसे मेडिकल फील्ड में ये सब रोबोट्स आने लगे हैं जो कि छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कहीं कहीं इनका यूज भी हो रहा है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये रोबोट्स हमारी लाइफ में आने लगेंगे। अब दोस्तों बात होगी कि आखिर कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो रोबोट को बनाते हैं, रोबोट से काम करवाते हैं, उन सबको हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा आखिर रोबोट कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों जो सबसे पहला होता है जिसका नाम है एक्चुएटर। एक्चुएटर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा ब्रेन हुआ, हमारा ब्रेन क्या है, एक तरीके से एक्चुएटर है, ठीक है। यानी कि ये हमें क्या करता है, कमांड देता है। मेन कंट्रोल इसके पास होता है। अगर एक्चुएटर ना हो तो हमारे साथ ये हाथ ना घूमे, कुछ ना घूमे। यानी कि जो रोबोट का ब्रेन है उसको हम बोलते हैं एक्चुएटर, जिसमें सेंसर होते हैं, ठीक है, बहुत तरीके से कोडिंग होती है। तो ये सब कुछ क्या होते हैं, एक्चुएटर के अंदर आते हैं। तीसरा क्या होता है दोस्तों, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के मतलब जैसे आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि जो
आपने ऑटोमेट तो कर दिया, कोडिंग कर दी, सब कुछ फिट कर दिया, लेकिन उस चीज को चलाने के लिए पावर सप्लाई चाहिए। तो आज के टाइम में पावर सप्लाई क्या है, ज्यादातर बैटरी है। बैटरी में भी क्या है, लिथियम आयन बैटरी है, इनका यूज किया जाता है ताकि लंबे वक्त तक ये चल सके। जैसे हम ड्रोन की बात करें दोस्तों, ड्रोन में क्या आपने कोडिंग भी कर दिया, एआई भी डेटा भी फीड कर दिया, ठीक है। अब वो ड्रोन काम करता है जहां पे आपको भेजना है, आपने उसमें सब मतलब पूरा डेटा भर दिया है, कहां जाना है, कहां आना है, ठीक है, सब कुछ कर दिया है। लेकिन ड्रोन में क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पावर सप्लाई। अगर आज के टाइम में कोई ऐसा ड्रोन बनाए जिसकी क्या हो, पावर सप्लाई ज्यादा हो, अगर उसमें ऐसी बैटरी हो जो लंबे वक्त तक चल सके, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक चल सके, तो क्या, और काफी दूर तक जा सके, तो क्या होगा, आप देखेंगे जो डिलीवरी एक एजेंसी है, बहुत तेजी से उसमें बूम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ड्रोन में जो बैटरी लगाई जाती है, एक तो ड्रोन उड़ता है जिसके लिए उसको बहुत ज्यादा पावर चाहिए, तो कुछ घंटों में ही वो क्या होता है, आधे घंटे में ही खत्म हो जाता है। तो जहां पे आपको डिलीवरी दूर तक करनी है, आप नहीं कर सकते हैं। आपको काम भी काफी टाइम तक करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। ये एक ड्रोन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, पावर सप्लाई दी जाती है, बैटरी लगाई जाती है। ये दूसरा कंपोनेंट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, मसल्स वायर। मसल्स वायर का मतलब क्या है, जैसे आप देखेंगे हमारे हाथों में क्या होता है, नसें होती हैं। नसें क्या होती हैं, ब्लड सप्लाई भी करती है, हमें मजबूती भी देती हैं हाथों को। वैसे क्या होता है, जो रोबोट के पार्ट्स होते हैं, हमने देखा होगा हाथ है, फिंगर है, ये है, तो उनको मुड़ने के लिए कई सारे क्या किए जाते हैं, वायर्स लगाए जाते हैं, जो क्या होगा, खींचने पे उतरेंगे, ठीक है, और जैसे ही उनका काम हो गया वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। ये वायर ही क्या करते हैं, सारे पार्ट्स को जोड़ के रखते हैं ताकि क्या हो कि हर पार्ट एक दूसरे के हिसाब से चल सके और कमांड में काम कर सके। अगर ये वायर नहीं होंगे तो जैसे रोबोट ने कोई चीज पकड़ तो ली लेकिन उठाएगा नहीं, उठा नहीं पाएगा, काम नहीं कर सकता। तो बिना इस वायर के, ठीक है, कुछ काम हो नहीं सकता। तो आप समझिए कि मसल्स वायर है जिसके हिसाब से काम होता है। यानी कि एक्चुएटर ने सिग्नल दिया, पावर सप्लाई से पावर मिला, अब ये जो वायर होगा ये क्या करेगा, स्ट्रेच होगा, तनेगा, ठीक है, ढीला होगा, जिसकी वजह से वो फिंगर काम कर पाते हैं, उनके हाथ काम कर पाते हैं। यहां पे दोस्तों जो चौथा है इक्विपमेंट, उसका नाम क्या है, पीजो मोटर्स, ठीक है, अल्ट्रासोनिक मोटर। यहां पे जैसा कि मैंने बताया सेंसर बेस्ड, ठीक है, तो सेंसर बेस्ड, ठीक है, यहीं से है, ठीक है, ये एक्चुएटर और ये, अगर ये ना हो तो सेंसर बेस्ड चीजें हो नहीं सकती हैं, ठीक है। तो ये जो पीजो मोटर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनमें वाइब्रेशन के हिसाब से ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन के हिसाब से ये काम करते हैं। मतलब जितना वाइब्रेशन चाहिए, जैसे इनको बोलना हुआ, ये सब करना हुआ, तो ये पीजो मोटर्स ही करते हैं, जो कि रोबोट के अंदर लगे होते हैं। जैसे सोफी आपने देखा होगा, जो बोलती है, सब करती है, तो पीजो मोटर्स का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अल्ट्रासोनिक मोटर्स का भी इसमें बहुत बड़ा यूज होता है। सेंसर भी लगे होते हैं ताकि ये क्या करें, देख सकें उसको, ठीक है, जो लाइट्स आएगी उसको देख के ये क्या करेंगे, जिनको कमांड मिलेगा उसके हिसाब से आप ये काम कर पाएंगे। जैसे आप कभी कभी आप पानी पीने जाते हैं तो आप देखेंगे कुछ टोटी ऐसी होती है जिसमें हाथ लगाते ही पानी नीचे आने लगता है। वो किस बेस्ड पे डिपेंड होता है, वो सेंसर बेस्ड पे डिपेंड होता है। जैसे आप दरवाजे के अंदर जाते हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंसर लगाए जाते हैं इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसको डाटा दिया गया है, कुछ प्रॉब्लम आई, यहाँ पे ऐसे रिएक्ट करना है, तो जैसे ही उन प्रॉब्लम को देखेगा वैसे ही रिएक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि रोबोट को क्या किया है, कमांड दिया गया है कि अगर तुम्हारे सामने कोई गाड़ी आ जाए तो तुम्हें क्या है, लेट जाना है। तो वो क्या होगा, जैसे ही उन गाड़ियों को आगे से आते हुए देखेगी, उतनी स्पीड से देखेगी जो उसमें डाटा भरा गया है, वो देखेगी, वो लेट जाएगी। यानी कि वो कैसे काम कर रही है, सेंसर के थ्रू काम कर रही है, ठीक है। और यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि इन मोटर के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि जो इसका फिंगर होता है जिससे चीजें पकड़ी जाती है वो मोटर से होते हैं। हर एक पार्ट्स में मोटर लगे होते हैं, ठीक है, ताकि ये रोटेट हो सके और कंट्रोल हो सके, ठीक है। अब दोस्तों हम ये भी जान लेते हैं कि इनके जो हैंड हैं, ठीक है, इनके फिंगर हैं, जो हैंड है उसको क्या कहा जाता है और ये कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, बहुत सारे रोबोट ऐसे होंगे जो आपने देखा होगा, ठीक है, पहले यहां से ऐसे बने होंगे और ये इसके नीचे वाला पार्ट क्या करता है, चीजों को उठाता है, या मान लीजिए कि ये क्या करता है, किसी मेटल में छेद करता है, ठीक है, या इसका फिंगर है जिससे क्या करेगा, चीजों को पकड़ेगा। तो इस फिंगर को क्या बोला जाता है, इंड इफेक्टर बोला जाता है, जिससे ये क्या करते हैं, चीजों को पकड़ते हैं। बहुत सारे रोबोट के आप फिंगर देखेंगे वो स्क्रू की तरह होते हैं, जूम से घूमेंगे, उसको कस लेंगे, उठाएंगे, ले जाके रखेंगे, फिर ढीला हो जाएंगे, फिर उठेंगे, नीचे आएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिंगर की जगह जैसे फिंगर होते हैं, ठीक है, इनके फिंगर ऐसे ही होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे स्क्रू भी हो सकता है जो कि अपने आप में घूमेगा, बीच में होल होगा जगह को पकड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लिम्स होते हैं, ठीक है, इन लिम्स को क्या बोला जाता है, मैनिपुलेटर बोला जाता है। जैसे ये लिम्स हुए, ठीक है, ये क्या है, मैनिपुलेटर है, और ये इंड इफेक्टर है। अब उसके बाद दोस्तों कमांड यहां से दिया जाता है एक्चुएटर, ठीक है, जो इनको कमांड देता है, जो कंट्रोल करता है। जैसा कि मैंने बताया जो ब्रेन होता है ये यहां पे होता है, ये क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा मॉडल काम करता है।
और दोस्तों सबसे पहली चीज कि मैं आपको ये बताऊं कि ये तो हमने जाना कि रोबोट क्या होते हैं, इतिहास क्या था, कैसे काम करता है, कौन कौन से रोबोट होते हैं, इनके ला क्या थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि अगर हम रोबोट को सस्ता कर पाए, अगर आज के टाइम में कोई भी कंपनी है जो रोबोट को इतना सस्ता कर पाए कि नॉर्मल काम कर पाए, ठीक है, जो घर के काम है, जो आम काम है, तो इसमें बहुत बड़ा क्रांति आएगा। जैसे आज के टाइम में मैं एक बार गया था, साइबर कैफे पे गया था, तो वो क्या करते हैं, डाटा उसमें फीड करते हैं। तो मैंने काफी टाइम पहले देखा था कि जो इंसान थे वो डाटा फीड कर रहे थे, लेकिन कुछ डिजिटल रोबोट टाइप के करके आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो क्या करते हैं, उनका सारा काम वो कर देते हैं। तो जहां पे एक इंसान 4 आदमी को करके काम करा रहा था, 40,000 रुपए दे रहा था, वहां पे वो रोबोट उसका काम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो 40,000 रुपए उसके जेब में जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि लोगों का जॉब चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहां पे जो लोग काम कर रहे थे वो लोग क्या करेंगे, उन्हीं रोबोट्स का यूज करके वो और बड़ा काम कर पाएंगे। जो लोग 10,000 कमा रहे थे, उन्हीं रोबोट का यूज करके वो 50,000 भी कमा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो इस फील्ड में आ रही हैं, जैसा कि मैंने बताया टेस्ला, बहुत सी कंपनियां हैं, ठीक है, इस फील्ड में आ रही हैं। अब तो रोबोट्स यहां तक कि स्पेस में भेजे जाने लगे हैं। इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसमें भी जो रोबोट होंगे वो स्पेस में भेजे जाएंगे। और आर्टेमिस मिशन जो नासा करेगा, जिसके तहत वो चांद पे कॉलोनी बसाना चाहता है, तो आपको पता है शुरुआती दौर में बहुत खतरा होता है, इसीलिए वहां पे रोबोट्स भी जाएंगे ताकि वो सारा काम कर सके जो एक मजदूर करता है। यानी कि इंसानों को उठने का मौका मिलेगा और वो काम करने के लिए मौका मिलेगा जो काफी क्रिएटिव हैं और जो काफी बड़े हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आप देखेंगे आपका एग्जाम नहीं निकलता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि जो भी टॉपर होते हैं, टॉप परफॉर्मर होते हैं, वो फ्लो की स्टेट में पढ़ाई करते हैं। तो उन्होंने देखा कि इस फ्लो की स्टेट को हम किसी भी इंसान के अंदर पैदा कर सकते हैं सिर्फ कुछ थेरेपी के द्वारा। तो उसी थेरेपी को हम इंडिया में पहली बार लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।